व्यूअर्स। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनल और आप देख रहे हैं MNS न्यूज़ टीवी। आपका बहुत बहुत स्वागत है शाम की खबरों में। और अब आगे बढ़ने से पहले देख लेते हैं आज की मुख्य सुर्खियां। टाइम्स स्क्वायर पर पाकिस्तान की फजीहत, असीम मुनीर को बताया धोखेबाज माशूम। बिहार के भोजपुर में चिराग पासवान का बड़ा बयान, चुनाव बिहार से नहीं बिहार के लिए लड़ूंगा। मदुरई से अमित शाह का तमिलनाडु सरकार को संदेश, तमिल में हो मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई, स्टालिन पीएम को धन्यवाद पत्र भेजे। और अब देखते हैं खबरों को विस्तार के साथ। टाइम्स स्क्वायर पर पाकिस्तान की फजीहत हुई, असीम मुनीर को बताया धोखेबाज मार्शल। न्यूयॉर्क के मशहूर टाइम्स स्क्वायर पर एक ट्रक पर लगे डिजिटल बिलबोर्ड पर एक ऐसा वीडियो देखा गया जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा। इस वीडियो में पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर, पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी और पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के खिलाफ कड़े शब्दों में संदेश दिखाए गए हैं। इस बिलबोर्ड में जनरल मुनीर को धोखेबाज मार्शल और झूठा कहा गया, जबकि जरदारी और शरीफ को उनके दो बदमाश बताए गए। ये पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसे खासकर एक्स पर हजारों लोगों ने शेयर किया। ये डिजिटल प्रदर्शन उन पाकिस्तानियों द्वारा किया गया जो विदेशों में रहते हैं और अपने देश की वर्तमान राजनीतिक और सैन्य स्थिति से बेहद नाराज है। इन लोगों का कहना है कि जनरल असीम मुनीर ने अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किया है और देश में लोकतंत्र को दबा दिया है। उनका आरोप है कि इमरान खान को जानबूझकर जेल में बंद किया गया और उनकी पार्टी को चुनाव से बाहर रखा गया। बिलबोर्ड पर यह भी दिखाया गया कि इमरान खान को 2 साल से अवैध रूप से कैद में रखा गया है और उन्हें असली हीरो बताया गया। इन संदेशों का मकसद ये दिखाना था कि पाकिस्तान में असली नेतृत्व को दबाया जा रहा है और सेना तथा राजनेता अपने निजी हितों के देश को चला रहे हैं। ये मामला मई 2025 में कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले से जुड़ी है, जिसमें 26 लोगों की मौत हो गई थी। इसके बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर नाम से एक सैन्य अभियान चलाया और पाकिस्तान तथा POK यानी कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया। इस हमले में लश्कर-ए-तैयबा, जैश मोहम्मद जैसे संगठनों के 100 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए। और अब अगली खबर। बिहार के भोजपुर में चिराग पासवान का एक बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें चुनाव बिहार से नहीं बिहार के लिए लड़ूंगा उन्होंने कहा। जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बिहार के भोजपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए भावनात्मक और राजनीतिक रूप से अहम बयान दिया। उन्होंने कहा कि वे अगला चुनाव बिहार से नहीं बल्कि बिहार के लिए लड़ेंगे। जनसभा में जनता को संबोधित करते हुए चिराग ने कहा, मैं चुनाव बिहार से नहीं बिहार के लिए लड़ूंगा। ये निर्णय अब आप लोगों के लिए हाथ में है। आप तय करें कि मुझे बिहार विधानसभा चुनाव लड़ना चाहिए या नहीं, और अगर हाँ तो किस सीट से। मैं आपकी राय को ही अंतिम निर्णय मानूंगा। चिराग पासवान को यह बयान राजनीतिक हलकों में बड़ा संकेत माना जा रहा है कि वे बिहार की राजनीति में गहरी सक्रियता दिखाना चाहते हैं और जनता के बीच से सीधा जनादेश लेकर विधानसभा की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। अपना सर्वोच्च निछावर करने का संकल्प लेकर 2020 में सिर्फ और सिर्फ बिहारी अस्मिता के लिए, बिहारी स्वाभिमान के लिए चिराग पासवान ने बिना सोचे अकेले चुनाव लड़ने का फैसला लिया, क्योंकि आप लोग चाहते थे कि मैं अकेला चुनाव लड़ूं और बिहार पर और 2024 में भी ये फैसला आप लोगों का था। जब ये सवाल चल रहा था कि चिराग पासवान किससे गठबंधन करेगा, उस वक्त भी मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मेरा गठबंधन सिर्फ और सिर्फ बिहार की जनता के साथ है। बिहार से विधानसभा
करेगा तो हाँ, मैं बिहार से चुनाव लड़ूंगा। बिहार की 243 सीटों पर चुनाव लड़ूंगा। बिहार को फर्स्ट और बिहारियों को फर्स्ट बनाने के लिए चुनाव लड़ूंगा। और सबसे बड़ी बात, मैं बिहार से चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं बिहार केंद्रीय चुनाव लड़ूंगा। साथियों, आप लोग भी मेरा परिवार है। अब मेरे पिता इस दुनिया में नहीं है। जिनको मेरा पिता बनना था, उन्होंने भी मुझे दिया। ऐसे में मेरे पिता में, मेरी माँ में, मेरे भाई में, मेरी बहन में, ये फैसला भी आप ही को लेना है कि जब चुनाव लड़े और लड़े तो कहां से लड़े। आपका फैसला मेरी सलाखों पर ये वादा आप लोगों से करके जाता हूं कि आप लोग सुरक्षा लेंगे, गोली करेगा। और हाँ, ये वादा जरूर करता हूं कि मैं छोड़ कुछ भी करूंगा, सिर्फ और सिर्फ मेरे प्रदेश को भारत का नंबर 1 प्रदेश बनाने को करूंगा। और अब अगली खबर, मदुरई से अमित शाह का तमिलनाडु सरकार को एक संदेश। तमिल में हो मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई, स्टालिन पीएम को धन्यवाद पत्र भेजे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तमिलनाडु के मदुरई में एक जनसभा को संबोधित करते हुए राज्य सरकार से तमिल भाषा में मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू करने की अपील दोहराई है। उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में सेंगोल की स्थापना कर तमिल संस्कृति को गौरव दिया है और मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन को इसके लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद पत्र भेजना चाहिए। अमित शाह ने कहा, मैं तमिलनाडु सरकार से एक बार फिर अनुरोध करता हूँ कि मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई जल्द से जल्द तमिल भाषा में शुरू की जाए। मातृभाषा में शिक्षा से छात्र अधिक सहज और सशक्त बनते हैं। उन्होंने आगे कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने तमिलनाडु के गौरव को पहचान दी जब उन्होंने संसद में ऐतिहासिक सेंगोल की स्थापना की। मुझे उम्मीद है कि मुख्यमंत्री स्टालिन प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखकर इस सम्मान के लिए उनका आभार व्यक्त करेंगे। सेंगोल के एक पारंपरिक राजदंड है जिसे चोल वंश के समय से शक्ति, न्याय और नैतिक शासन का प्रतीक माना जाता रहा। प्रधानमंत्री मोदी ने नई संसद भवन के उद्घाटन के समय से प्रमुख स्थान पर स्थापित किया, जिसे तमिल संस्कृति के प्रति सम्मान के रूप में देखा गया। फिर से एक बार तमिलनाडु सरकार से मेरी मांग दोहराता हूं कि मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई में जल्द से जल्द तमिल भाषा का प्रवेश हो और मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई तमिल भाषा में की जाए। நான் தமிழக அரசை ஒவ்வொரு முறை வரும்போது நினைவூட்டுகிறேன், தமிழ்நாட்டில் தமிழ் தமிழ் என்று பேசிக் கொண்டிருக்கும் நீங்கள் பாடத்திட்டத்தை ஏன் தமிழில் செய்ய மறுக்கிறீர்கள்? உயர் கல்வி அனைத்தையும் தமிழில் செய்வதற்கு என்ன தடை இருக்கிறது? விரைவில் நான் தமிழக அரசை கேட்பதெல்லாம் इंजीनियरिंग பாடத்திட்டம் உடனடியாக தமிழில் இயற்றப்பட வேண்டும்। और भाइयों बहनों, मैं आज स्टालिन जी को ये भी अपील करने आया हूं। हमारे मोदी जी ने सेंगोल को संसद में स्थान देकर पूरे तमिलनाडु का सम्मान किया है। कभी मोदी जी को एक धन्यवाद का पत्र लिख देना भाई। और अब अगली खबर, भुवनेश्वर में ओडिशा में निवेशकों से संवाद। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी बोले, ओडिशा निवेश के लिए संभावनाओं से भरा राज्य है। ओडिशा सरकार ने राजधानी भुवनेश्वर में उद्योग प्रतिनिधियों के साथ एक विशेष इंटरैक्टिव सेशन का आयोजन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने राज्य की औद्योगिक नीति की सराहना करते हुए कहा कि ओडिशा निवेश के लिए देश के सबसे उपयुक्त राज्यों में से एक बन चुका है।
मुख्यमंत्री ने कहा, हमारी सरकार को 1 साल पूरा होने वाला है। इस अवसर को चिन्हित करते हुए हम कई कार्यक्रमों की शुरुआत कर रहे हैं। आज इस श्रृंखला के पहले दिन हमने एक विशेष औद्योगिक कार्यक्रम आयोजित किया। उन्होंने बताया कि इस सम्मेलन में एमएसएमई क्षेत्र, स्टार्टअप सेक्टर में काम कर रही महिला उद्यमियों, शिल्पकारों और निवेशकों सहित लगभग 100 उद्योगपति शामिल हुए, जो राज्य की मजबूत औद्योगिकी नीति का प्रमाण है। मुख्यमंत्री ने कहा, हमारी सरकार को 1 साल पूरा होने वाला है। इस अवसर को चिन्हित करते हुए हम कई कार्यक्रमों की शुरुआत कर रहे हैं। आज इस श्रृंखला के पहले दिन हमने एक विशेष औद्योगिक कार्यक्रम आयोजित किया। उन्होंने बताया कि इस सम्मेलन में एमएसएमई क्षेत्र, स्टार्टअप सेक्टर में काम कर रही महिला उद्यमियों, शिल्पकारों और निवेशकों को सहित लगभग 100 उद्योगपति शामिल हुए, जो राज्य की मजबूत औद्योगिक नीति का प्रमाण है। हमारा जो नया सरकार उड़ीसा में आया है और सरकार का 1 साल पूरा होने की और 2-3 दिन अभी बाकी है। इसी आधार पर हमने हमारा 1 वर्ष पूर्ति मनाने में हमने विभिन्न कार्यक्रम शुरू कर रहा है और आज इसी कार्यक्रम का पहला दिन में हमने विशेष रूप से हमारा जो इंडस्ट्रियलाइजेशन करने का बहुत बड़ा जो हमारा कार्यक्रम हम रखे थे, इसी आधार पर आज एक कॉन्फ्रेंस हमने सारी उद्योगपतियों का साथ, जो शिल्पपति और इन्वेस्टर्स, जो बड़ा बड़ा शिल्पपति, उनके साथ एमएसएमई सेक्टर का उद्योगी और महिला उद्योगी, उनके साथ स्टार्टअप क्षेत्र में जो उद्योगी लोग काम कर रहे हैं, उसको बुलाते हुए एक बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस हमने आज शुरू किए। इसी आधार पर सब उद्योगपति ने उनका अपना जो वहां आते हुए कैसे हमारा जो इंडस्ट्री पॉलिसी कितना बहुत अच्छा इंडस्ट्री पॉलिसी है, इसी आधार पर वो आने में कैसे उनका कोई तकलीफ नहीं हुआ, कोई कमी नहीं रहा, एट द प्रॉपर टाइम उसको आज काम करने के लिए वो कंस्ट्रक्शन काम शुरू कर दिए। इसी आधार पर हम आज देखें तो निश्चित रूप से जो जनवरी 2025 का 28-29 को जो हमारा उत्कर्ष ओडिशा मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव 2025 का शुरू हुआ था भुवनेश्वर में, माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन हुआ था और वो भी गारंटी दिए थे कि आप उड़ीसा आइए, उड़ीसा एक संभावना राज्य, वहाँ इन्वेस्टमेंट करिए। निश्चित रूप से आप आगे बढ़ने के साथ साथ उड़ीसा भी आगे बढ़ेगा और देश भी आगे बढ़ेगा। और अब अगली खबर, रूस केवल ताकत की भाषा समझता है, यूक्रेनी राष्ट्रपति ने नाटो और G7 देशों से लगाई गुहार। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने कहा है कि रूस केवल ताकत की भाषा समझता है और उन्होंने G7 और नाटो देशों से अपील की कि जून में होने वाले उनके सम्मेलन में कोई ठोस निर्णय होना चाहिए। कनाडा में होने वाला G7 सम्मेलन 15 से 17 जून के बीच होगा, वहीं नाटो सम्मेलन नीदरलैंड में 24 से 26 जून को होगा। जेलेंस्की ने एक बयान में कहा कि आने वाले हफ्तों में यूक्रेन में अहम बैठकें होगी और हम ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि जून में होने वाले सम्मेलन जैसे कनाडा में होने वाला G7 सम्मेलन और नीदरलैंड में होने वाला नाटो सम्मेलन खाली न जाए। जेलेंस्की ने कहा कि रूस केवल एक ही भाषा समझता है और वो है ताकत की भाषा। आने वाले महीने में होने वाले सम्मेलनों में सभी जगह इसी दिशा में काम होना चाहिए। यूक्रेनी राष्ट्रपति ने कहा कि यूक्रेन अपने युद्ध बंदियों की रिहाई और हमारे बलिदान योद्धाओं की वापसी सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। इस्तांबुल में बनी सहमति के बावजूद 1000 से अधिक लोगों के आदान प्रदान के लिए रूस की ओर से पूरी सूची अभी भी उपलब्ध नहीं कराई गई है। अपने चिर परिचित अंदाज में रूसी पक्ष एक बार फिर इन मामलों को भी गंदे राजनीतिक और सूचना के खेल में बदलने की कोशिश कर रहा है। हाल ही में रूस ने यूक्रेन पर बड़ा हमला किया था, जिसमें 400 ड्रोन्स और 40 से ज्यादा मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया। इसके बाद शुक्रवार को जेलेंस्की ने पश्चिमी देशों से अपील की थी कि वे रूस के खिलाफ दबाव बनाएं। रूस यूक्रेन युद्ध की शुरुआत से अब तक 12,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। रूस और यूक्रेन के बीच मध्यस्थता की कोशिशें चल रही है। और अब अगली खबर, विश्व का सबसे बड़ा कंटेनर जहाज MSC इरिना पहुंचा भारत। तिरुवनंतपुरम के विजिंजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह पर शुरू हुई बर्थिंग प्रक्रिया।
रथ के समुद्री इतिहास में एक ऐतिहासिक क्षण उस समय दर्ज हुआ जब विश्व का सबसे बड़ा कंटेनर जहाज MSC इरिना आज विज़िम जम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह पर पहुंचा और उसकी बर्थिंग प्रक्रिया शुरू हुई। ये बंदरगाह अब वैश्विक ट्रांसशिपमेंट हब के रूप में उभरने के लिए तैयार है। अडानी समूह द्वारा संचालित ये बंदरगाह भारत का पहला गहरे पानी वाला ऑल वेदर और पूरी तरह से स्वचालित कंटेनर टर्मिनल है। हाल ही में इसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन किया गया, जिससे ये बंदरगाह वैश्विक समुद्री व्यापार मानचित्र पर प्रमुख स्थान पर आ गया। 24,000 से अधिक TEU यानी कि 20 फुट इक्विवेलेंट यूनिट्स ले जाने की क्षमता वाला MSC इरिना जैसे विशाल जहाजों को हैंडल करने की क्षमता इस बंदरगाह के अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और प्राकृतिक गहराई को दर्शाता है। बंदरगाह अधिकारियों ने इस पल को ऐतिहासिक उपलब्धि बताया और कहा कि इससे न केवल भारत की वैश्विक कनेक्टिविटी बढ़ेगी बल्कि आर्थिक विकास को भी गति मिलेगी। അറിയാം. കപ്പലിൽ സമയത്ത് ആദ്യമായിട്ട് അദ്ദേഹം
और अब अगली खबर। प्रेसिडेंट ट्रंप की इमिग्रेशन नीति के खिलाफ प्रदर्शनों के बीच लॉस एंजलिस पहुंचे नेशनल गार्ड। कैलिफोर्निया के गवर्नर ने बताया गैरकानूनी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की इमिग्रेशन नीति और संघीय छापेमारी के खिलाफ प्रदर्शन तेज होने पर कैलिफोर्निया नेशनल गार्ड के जवान लॉस एंजलिस में तैनात किए गए। ये प्रदर्शन लगातार तीसरे दिन जारी रहे, जिसके दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच टकराव भी देखने को मिला। राउटर्स की रिपोर्ट के अनुसार प्रदर्शन अब हिंसक रूप लेने लगे हैं, जिससे शहर में तनाव की स्थिति बनी हुई है। इस बीच कैलिफोर्निया के डेमोक्रेटिक गवर्नर ने नेशनल गार्ड की तैनाती को गैर कानूनी करार देते हुए इसकी निंदा की। उनका कहना है कि संघीय सरकार राज्य सरकार की सहमति के बिना सैन्य बल का प्रयोग नहीं कर सकती। राज्य और संघीय सरकार के बीच इस टकराव ने राजनीतिक तापमान और बढ़ा दिया है, जबकि इमिग्रेशन नीति को लेकर देश भर में बहस और विरोध प्रदर्शन तेज होते जा रहे हैं। Churachandpur, a region predominantly inhabited by the Kuki-Zo community, has been grappling with severe economic hardship and rising inflation since the onset of ethnic clashes on 3rd of May 2023. The primary cause has been prolonged blockades and restricted movement along national highways 2 and 37, which serve as lifelines connecting Manipur with neighbouring Assam and Nagaland. The delayed and limited supply of essential commodities, especially life-saving medicines, has crippled daily life in Churachandpur, leaving the community in a state of deep uncertainty and struggle. The price of all commodities like increase because all coming to Mizoram. It's not like the same like before, like it was. So everything has like increased for the price. हम लोग का देश में लड़ाई है, इसलिए सामान आना मुश्किल है, अच्छा से नहीं आ सकता है, रास्ता भी अच्छा नहीं है, इसलिए सामान का दाम ज़्यादा है, हम लोग के लिए मुश्किल है। Goods-laden trucks bound for Churachandpur are taking longer routes through Mizoram instead of coming directly from Imphal, leading to a significant increase in transportation costs. This price hike is not artificially engineered by the shopkeepers or the companies in the district. It is because of the extra transportation costs that they incur. For instance, when potatoes or eggs are brought from Guwahati to Silchar to Aizawl to Churachandpur, it takes 3-4 days in rainy season. For the past few months, we have been getting a few supplies from Imphal Road, but under tight security, and this bring down the price to a little bit. But then most traders are scared to travel through that road or take the chances in bringing goods. Not only those living in the hills are affected, people in Imphal are also facing severe hardships due to frequent blockades and restrictions on the national highways. The capital city is experiencing high inflation driven by disruptions to the free movement of trucks and other vehicles transporting essential goods. The situation has further deteriorated during the floods
which have severely impacted rescue and relief operations by government and humanitarian agencies. बहुत तकलीफ हो रहा है सर, क्योंकि पहले से इन्फ्लेशन हो रहा है जो क्लास की वजह से, क्लास की वजह से, तो फिर रिसेंटली जो फ्लड आ गया उसी की हम पहले से भी मतलब अफेक्टेड है, तो इसी फ्लड की वजह से और जो दाम वगैरह जो बढ़ गया है, हर चीज की जो खाने पीने के दाम जो बढ़ गया है, इसने ज्यादा और नुकसान पहुंचा है हमको। नेशनल हाईवे बंद करने से ये प्राइस राइज हो गया और नुकसान बहुत हो गया। इसी वजह से नुकसान के ऊपर नुकसान हो रहा है हमारा। ये देखो अभी खरीदने का कोई आदमी नहीं आया, कैसे आएगा? इसका घर तो डूब गया और हाथ में कोई पैसा नहीं है। The people of Manipur have been enduring immense hardship, first due to ethnic violence and now because of the restricted movement of goods and vehicles across the state. What Manipur urgently needs is peace and unity among its diverse ethnic communities to restore normalcy and ease the burden on its citizens. मैं दुनिया के सबसे अमीर आदमी को खुश करने के लिए कानून नहीं बनाऊंगा, मस्क ट्रंप विवाद पर स्पीकर माइक जॉनसन ने रविवार को साफ कर दिया कि वो एलन मस्क के खिलाफ और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ है। मस्क ने रिपब्लिकन पार्टी के टैक्स और बजट विधेयक की आलोचना की थी, लेकिन जॉनसन ने कहा कि मस्क की आलोचना से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उन्होंने जीओपी नियंत्रित कांग्रेस पर मस्क के प्रभाव को कम करके आंका। एक टीवी शो में जॉनसन ने कहा कि मैं दुनिया के सबसे अमीर आदमी को खुश करने के लिए कानून नहीं बनाऊंगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि हमारा मकसद मेहनत करने वाले आम अमेरिकन की मदद करना है, जो अपने परिवारों के लिए प्रावधान करने और गुजारा करने की कोशिश कर रहे हैं। जॉनसन ने कहा उन्होंने ट्रंप के सरकारी दक्षता विभाग के पूर्व प्रमुख मस्क से कुछ टेक्स्ट संदेशों का आदान प्रदान किया, जब मस्क ने जीओपी बिल को घटिया कहा और कहा कि इससे अमेरिका का कर्ज और भी बढ़ेगा। मस्क ने कैपिटल हिल में मतदाताओं से इस बिल के खिलाफ वोट करने की अपील की, जो सदन से पारित होने के बाद सीनेट में लंबित है। मस्क की इस आलोचना से राष्ट्रपति ट्रंप भी नाराज है। उन्होंने कहा कि उन्हें मस्क के साथ अपने संबंधों को सुधारने की कोई इच्छा नहीं है। स्पीकर जॉनसन ने रिपब्लिकन नेताओं के खिलाफ डेमोक्रेट्स को फंड देने की मस्क की धमकियों को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि हमें कांग्रेस के किसी भी रिपब्लिकन सदस्य की ओर से कोई चिंता नहीं दिख रही और उन्होंने कहा मुझे लगता है कि लोग प्रतीक्षा करने और देखने का रवैया अपना रहे हैं। कुछ लोग उनके कुछ तर्कों से सहमत हो सकते हैं, लेकिन बाकी लोग समझते हैं कि ये एक बहुत ही रोमांचक कानून है। और अब अगली खबर। मध्य कोलंबिया में 6.3 की तीव्रता का भूकंप आया और अपने दफ्तरों से बाहर निकलते दिखे लोग कोई हताहत नहीं। मध्य कोलंबिया में रविवार की सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। अधिकारियों ने बताया कि 6.3 तीव्रता का भूकंप आया। अब तक किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं मिली है। ये भूकंप पार्ते बुएनो शहर से 17 किलोमीटर उत्तर पूर्व में आया, जो राजधानी बोगोटा से करीब 186 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित है। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार ये भूकंप सुबह 8:08 पर 10 किलोमीटर की गहराई में आया। कोलंबियाई भूवैज्ञानिक सेवा ने बताया कि उस इलाके में कुछ ही मिनट बाद 4 से 4.6 की तीव्रता के और भी झटके महसूस किए गए। आपदा जोखिम प्रबंधन की राष्ट्रीय इकाई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी दी कि कई नगरपालिकाओं में स्थिति का आकलन किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर साझा की गई तस्वीरों और वीडियो में बोगोटा में लोगों को अपने कार्यस्थलों से बाहर निकलते और सुरक्षित स्थानों की ओर जाते हुए देखा गया। वहीं ग्रामीण इलाकों से सामने आए वीडियो में कहीं कोई नुकसान नहीं दिखा। और अब अगली खबर। भारत और मंगोलिया की सेनाओं का संयुक्त अभ्यास जारी है, मजबूत हो रही अंतर संचालन क्षमता। भारत और मंगोलिया के सैन्य दल उल्बान बातार में चल रहे द्विपक्षीय अभ्यास में हिस्सा ले रहे हैं। इस अभ्यास में दोनों देशों की सेनाएं आतंकवाद रोधी अभियानों और सटीक निशानेबाजी की सर्वोत्तम प्रथाओं का आदान प्रदान कर रही है। इससे अंतर संचालन क्षमता मजबूत हो रही है। अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी कि अधिकारियों ने बताया कि संयुक्त अभ्यास के जरिए दोनों देश अपनी मौजूदा सुरक्षा चुनौतियों का प्रभावी जवाब देने की क्षमता को मजबूत कर रहे हैं। इस अभ्यास का नाम नोमैडिक एलिफेंट है।
ये संयुक्त अभ्यास का 17वां संस्करण है जो 31 मई से 13 जून तक मंगोलिया के विशेष बल प्रशिक्षण केंद्र में चल रहा है। इस अभ्यास का मकसद दोनों देशों की सेनाओं के बीच तालमेल बढ़ाना है। भारतीय सेना के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि ये अभ्यास संयुक्त राष्ट्र के तहत अर्ध शहरी और पहाड़ी इलाकों में गैर परंपरागत अभियानों पर केंद्रित है और इसका मकसद दोनों देशों की कार्यक्षमता बढ़ाना है। ये 2 सप्ताह का अभ्यास हर साल भारत और मंगोलिया में बारी बारी से होता है। पिछला संस्करण जुलाई 2024 में मेघालय के उमरोई में आयोजित किया गया था। यह अभ्यास भारत और मंगोलिया के बढ़ते रक्षा सहयोग को दर्शाता है। और अभी फिलहाल के लिए बस इतना ही। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद लौटेंगे और जानेंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। और आगे की खबरों के लिए आप जुड़े रहे मेरी सहयोगी शुभा के साथ और देखते रहिए MNS न्यूज टीवी। नमस्कार। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूर।